नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि वो हारी हुई बाजी जीतने में माहिर है। ऐसा ही करिश्मा भाजपा ने इससे पहले उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी किया था और अब हरियाणा में तो लगभग असंभव दिखने वाली बाजी को उलटकर रख दिया। लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य पाने में विफल रहने से निराश भाजपा में हरियाणा की जीत से नया जोश आ गया है। इसके विपरीत कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है और इंडिया के सहयोगी दल तंज कसते हुए सलाह भी दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा के चुनाव परिणामों का इन राज्यों के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अमरिंदर राय। राय साहब, आपका 8 PM इंडिया के मंच पर स्वागत है। पहला सवाल, अमरिंदर जी, हरियाणा के चुनाव जीतने को आप किस तरह देखते हैं? परिणाम पूरी तरह माहौल के विपरीत आने के क्या कारण रहे? सर धनखड़ जी, ये बड़ा जटिल प्रश्न हो गया है आज की तारीख में इसका जवाब देना। मतलब वैसे कहा जाता है ना कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी कुछ हो जाता है जिस पर भरोसा करना भी उतना ही मुश्किल होता है। अभी जो स्थिति हरियाणा में हुई है, हरियाणा में क्या था, आप समझिए कि पूरे महीने भर से चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे पर्यवेक्षक रहे हों, चाहे सर्वे करने वाले रहे हों, चाहे विश्लेषक रहे हों, किसी को ये नहीं लग रहा था कि वहां बीजेपी जीत सकती है। जितने लोग थे, माने एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं था जो ये कह रहा हो कि बीजेपी वहां जीत सकती है। लेकिन जब नतीजे आए हैं तो वहां बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि पहले से भी ज्यादा मार्जिन से जीती है। मैंने 2014 से भी ज्यादा जीती है। 2000 मतलब जितने चुनाव हुए हैं आप देखिए तो पिछले चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर थी, वहां इस बार जो है 48 सीटों पर 47 सीट जीत के आई थी मोदी की लहर में, और उसके बाद जो है 2019 में 40 सीटों पर सिमट गई थी 75 पार के नारे के बावजूद। लेकिन इस बार जब हारती हुई दिख रही थी, पूरा माहौल उसके खिलाफ दिख रहा था, तो वो 48 सीटें लेकर के जीत करके आए। तो 48, जब आप 40 सीटें जीत रहे थे तब माना जा रहा था कि आप जीते हुए हैं, हर कोई कह रहा था कि आप जीते हुए हैं। 45 सीटों पर जब आप तो भी माना जा रहा था कि आप जीते हुए हैं। लेकिन आप 48 और 47 सीटें पा रहे हैं, लेकिन इस बार किसी को नहीं लग रहा था कि आप जीते हुए हैं। ये अपने आप एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बाकी जगहों पर होता क्या है, जैसे आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, उत्तराखंड की बात कही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बातें भी वैसी ही थी। वहां भी माना जा रहा था कि कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी। छत्तीसगढ़ तो और, लेकिन उन दोनों जगहों पर बाजी पलट गई। लेकिन वहां को लेकर भी लोगों ने एक तरह से मान लिया, या धीरे धीरे उतना अनकन्विंसिंग वो नहीं था। लोगों को लगा कि हो सकता है भाई, लाडली बहन योजना में, या वहां जो छत्तीसगढ़ का मामला था पटेल का, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की होंगी, और हम लोग चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा दूर बैठे हैं दिल्ली में, तो हमें भी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन हरियाणा तो नाक के नीचे है। हरियाणा माने दिल्ली में जब आप चाहें तो हरियाणा घूम करके दिन भर में वापस लौट सकते हैं। और बहुत सारे पत्रकारों ने ऐसा किया भी, बहुत सारे नेताओं ने भी ऐसा किया कि वो रात को दिल्ली में सोते थे और सुबह जा करके हरियाणा में प्रचार करते थे पूरे दिन भर। लेकिन जिन्होंने प्रचार किया, उनको भी नहीं लग रहा था कि हम जीतने जा रहे हैं। विपक्षी दल की छोड़िए, खुद बीजेपी के लोगों को, अमित शाह जैसे लोग, प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोगों ने हथियार बीच में ही डाल दिए थे कि भैया तो जो होना है हो चुका है। अब हम माने ये पहला चुनाव ऐसा होगा किसी राज्य का जिसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार बंद कर दें। इसका मतलब था कि हम जीतने जा रहे हैं। तो साहब देखिए, बाकी लोगों की तरह हम इसमें लीपा पोती वाली बात नहीं करेंगे। हम बहुत साफ साफ करते हैं कि ये चुनाव हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। ये तो सही है, जैसे जो वो मदारी खेल दिखाता है ना,
कि वहां होता कुछ नहीं है, निकाल करके कभी तोता और कभी फूल ले आके खड़ा कर देता है। तो हरियाणा का मुझे इस स्थिति जैसा लग रहा है कि ये जीता हुआ चुनाव तो नहीं है, और कम से कम लोग भी नहीं मानते हैं कि ये जीता हुआ चुनाव है। आप ये कह सकते हैं या जनता ने, अगर वोटों की बात करें तो जितनी जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, लगभग उतनी ही जनता ने कांग्रेस को भी वोट दिया है। जी ऐसा नहीं वोटों का कोई बड़ा अंतर है, पॉइंट कुछ परसेंट का अंतर है दोनों में। जी लेकिन जब कई बार होता है ना कि लोगों का एक विश्वास होता है, लोग हो सकता है जैसे कई बार कोर्ट फैसला दे देता है कि अमुक दोषी है और अमुक निर्दोष है, लेकिन लोगों के मन में वो बात नहीं करती, कोर्ट के बावजूद वो मानते रहते हैं कि कोर्ट कहीं चूक हो गई होगी, कहीं कुछ हुआ। तो इस बार भी लोगों के मन में यही धारणा बनी हुई है और अभी तक उतर नहीं रही है कि कहीं न कहीं कुछ लोचा है। वो लोचा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मदारी जब दिखाता है ना कि वो तोता निकाल देता है या फूल दिखा देता है, तो लोग ये जानते हैं ये है तो गलत, लेकिन उसे साबित नहीं कर सकते कि कैसे उसने किया है। इसी तरह से मानते हैं लोग कि गड़बड़ी कुछ है, लेकिन साबित करने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है, इसलिए कुछ खुल के बोल भी नहीं रहा है। दूसरी बात, अब जो बातें कही जा रही हैं कि कांग्रेस हार गई, और इसके मूल रूप से 4 कारण गिनाए जा रहे हैं। जी एक कारण तो यही सबसे बड़ा कारण बतलाया जा रहा है कि जाट और नान जाट हो गया। हुड्डा साहब ने जाटों को केंद्रित किया, जिससे बहुत सारी दूसरी जातियां अलग हो गई। दूसरा कारण बतलाया जा रहा है कि आपस में कांग्रेस में मनमुटाव बहुत ज्यादा था, दो उनके प्रमुख नेताओं की आपस में नहीं बनती और वो भी रहा था, शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच। यहां तक कि शैलजा चुनाव के बीच में जाके बैठ गई थी, ये दूसरी वजह बताई जा रही है। तीसरी वजह यह बतलाई जा रही है कि साहब बागियों पर कंट्रोल नहीं कर पाई। 17 सीटों का हवाला दिया जा रहा है, जहां कांग्रेस के बागियों ने उन्हें हटा दिया, और गिनती बताई जा रही है कि अगर ये बागियों वाली सीटें जीत गई होती तो वो 52-54 सीटें होती और सरकार में ये होते। इसी तरह से चौथी बात ये कही जा रही है कि साहब कांग्रेस जो मुगालते में थी, गठबंधन इसने नहीं किया, आपको इसने छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी चाहती थी उसे भी जोड़ लेना चाहिए था, या और कुछ नहीं करती तो एटलीस्ट ये लगना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। अगर सपा नहीं चुनाव लड़ रही थी, तेजस्वी नहीं लड़ रहे थे, ममता बनर्जी नहीं भी लड़ रही थी, तो कम से कम इनके नेताओं को बुला करके चुनाव प्रचार कराना चाहिए था, ताकि एक इमेज जाती। ये 4 बातें मुख्य रूप से कही जा रही है। लेकिन हमने आपको कहा कि ये तो तब बातें लागू होती है जब ये मान लिया जाए कि नहीं, कांग्रेस जेन्युइनली हार गई है। यहाँ तो बहुत तादाद ऐसी है जो मानती ही नहीं कि जेन्युइनली हार गई है। अब इनका जो लॉजिक दिया जा रहा है उसको अगर तय करें तो उसमें देखें कि क्या कौन सी ऐसी पार्टी है जो चुनाव के दौरान जिसमें मतभेद नहीं होता, किसके नेता बागी नहीं होते। बीजेपी को देखिए, चुनाव में उनके 3-3, 4-4 लोग दावा करते हैं मुख्यमंत्री होंगे, वो क्या एकता का प्रतीक है? अपने अपने मुख्यमंत्री को हटा करके एक नया मुख्यमंत्री बना दिया था, वो क्या बड़ा सहज रूप में था? इसी तरह से विज साहब थे, वो अलग से दावा कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बने। राव इंद्रजीत सिंह थे, वो अलग से कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। एक ऑलरेडी मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो ये कांग्रेस में ही केवल विरोध नहीं था, बीजेपी में भी विरोध था। अब कोई हमसे पूछे तो हम पूछेंगे कि भैया अगर इस विरोधाभास के चलते कांग्रेस पर बुरा असर पड़ सकता है तो बीजेपी पर बुरा असर क्यों नहीं पड़ गया? अगर इसी कारण से कांग्रेस हार गई तो बीजेपी क्यों नहीं हार गई? इसी तरह से बागी बीजेपी में नहीं थे। बीजेपी में तो हाल के चुनावों में जितने बागी हुए हैं उतनी मुझे लगता है कांग्रेस के किसी दल में नहीं हुए। जब प्राइम मिनिस्टर सीधे फोन करता है तो यानी कुल मिलाकर कोई ठोस कारण जो है ये समझ नहीं आ रहा है कि हरियाणा का ये चुनाव परिणाम क्यों आया। जी, तो मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि वो जादुई मामला है, मदारी वाला मामला है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोचा है, और उस लोचे का मैंने सही रूप क्या है ये हम नहीं जानते। जैसे मदारी को हम नहीं पकड़ पाते कि वो क्या खेल कर जाता है। तो ये कुछ चुनाव आयोग और बीजेपी
सत्ताधारी दल या जहां से भी कुछ हो सकता है, कुछ न कुछ इसमें ऐसा मैकेनिज्म हो गया है। और हम कहना चाहेंगे इस मामले में हम कांग्रेस के साथ हो जाते हैं कि ये तंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। जी अमरिंदर जी, हरियाणा के इन चुनाव परिणामों से कांग्रेसी खेमे में मायूसी देखी जा रही है और लोकसभा चुनाव के बाद कमजोर दिख रही भाजपा में नया जोश आ गया। कुछ विश्लेषक तो भाजपा और संघ के बीच के अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान की विवेचना भी हरियाणा चुनाव में जीत के आलोक में कर रही है। आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दोनों ही बातें हैं। इतना जीता जागता चुनाव अगर कोई पार्टी हार जाए तो निश्चित तौर पर इसमें निराशा है। वो भले न मानती हो कि हार गए हैं, वो भले मानती हो कि हमें हरा दिया गया हो, तो भी निराशा आ जाएगी। क्योंकि जो सत्ता हाथ में आनी थी, जो मनोबल बढ़ना था, वो आने से रह गया। क्यों रह गया, अब ये वो भी नहीं जानती। मुझे लगता है वो भी मेरी ही तरह भ्रम में होगी कि वो मदारी ने क्या खेल दिखा दिया। उसके पास भी कोई कहने को नहीं है, सिर्फ वो मशीन वाली बात कह पा रही है कि 99% और 90% कैसे जो है वो बैटरी चालित थी। हो सकता है ये एक वजह हो, लेकिन ये तो जांच के बाद पता चलेगा। कांग्रेस ये भी जानती है कि वो जिस चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, वो चुनाव आयोग उसकी सुनने वाला नहीं है। पीछे के चुनावों में भी इन्होंने बहुत सारी शिकायतें की हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक बार जब दे देता है कि कैंडिडेट को कि ये जीत गया है, तो इसके बाद तो आप कहाँ जाएंगे? चुनाव आयोग जाए तो कहाँ न सुनी जाए, कोर्ट जाए तो पता चलता है कि जब तक फैसला आएगा तब तक 5 साल का समय निकल चुका होता है। तो कांग्रेस ये बात कि इस बार बाजी हमारे हाथ से निकल गई है, वो चाहे गलत ढंग से निकली हो चाहे सही ढंग से निकली हो, अब वो कुछ कर नहीं सकते। तो निराशा होना स्वाभाविक सी बात है। जी अब बीजेपी वाली जो बात कर रहे हैं, बीजेपी मैं ये मानता हूं कि अगर 303 सीटों से ज्यादा लोकसभा चुनाव में आई होती और जितना उत्साह मोदी जी और अमित शाह को बढ़ा हुआ होता, उससे ज्यादा उत्साह इस हरियाणा चुनाव के जीतने के बाद रह गया। क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो खामी थी, जो कमियां थी, जो मायूसी थी, उनको लग रहा था कि अब तो हम लगातार चुनाव हारेंगे। बीजेपी के लोग भी मान लेते हैं हम हरियाणा, कश्मीर हारेंगे, बिहार, महाराष्ट्र हारेंगे और झारखंड हारेंगे। लेकिन इस हरियाणा की जीत ने उन्हें यह कहने का मौका दिया है कि नहीं साहब, लोकसभा में विपक्ष ने बरगला दिया, हमारी सीटें कम हो गई, हालांकि हम वहां भी इनसे ज्यादा सीटें जीते हुए। लेकिन देखिए, लोगों ने जब समझ लिया तो हरियाणा ने उसका प्रतिकार किया, उसका जवाब दे दिया और हम हमारे ऊपर वैसा ही विश्वास जताया जैसा कि वो पहले जताते रहे 2014 में, 2019 में, या अब जताया है हरियाणा के चुनाव में। तो इससे मॉरल जो है न केवल अमित शाह और मोदी का बना है, बल्कि बीजेपी के कैडर का भी बहुत बढ़ गया होगा। और इसका जो असर है वो आपको आगे आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात आपने जो पूछी कि भाई अध्यक्ष चुनने की बात को लेकर के, तो अभी तक ये हो रहा था कि बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना है। ये भी चर्चा चल रही थी कि जब मोदी जी की स्थिति कमजोर हो गई है तो संघ उन पर अंकुश लगाना चाहता है। आपने दो लोकसभा के रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा कि इशारों इशारों में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 2-3 बार बातें की और वो बातें सब मोदी को टारगेट करके कही गई। अब हाल की चर्चा ये थी कि संघ ये चाहता है कि अध्यक्ष जो है वो संघ की सहमति से बने और मोदी जी को ये किया गया है कि आप सरकार संभालें या पार्टी संभालें, दो में से एक चुन लें। जाहिर सी बात है जो प्रधानमंत्री पार्टी नहीं संभालेगा। तो अब लेकिन मोदी जी की जो फंक्शनिंग है, जो उनकी स्टाइल है काम करने की, वो हर चीज पर अपना अधिकार चाहते हैं। क्या पार्टी, क्या संगठन, क्या सेंटर, क्या स्टेट, क्या इवन संघ भी, वो तो चाहते हैं कि संघ भी उनके अधीन काम करे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो जेपी नड्डा साहब वो पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, पहले वाली बीजेपी नहीं है। तो वो तो चाहते हैं कि संघ भी उनके अंडर में काम करे। लेकिन संघ को लग रहा था कि अब मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, इनके ऊपर वोट नहीं पड़ रहा है
और इसलिए वो इनको सबक सिखाने के मूड में थे और 2-3 नाम भी बढ़ा दिए थे और वो जितने नाम बढ़ाए गए सब के सब मोदी जी के विरोधियों में से थे। तो इससे परेशानी थी और मोदी जी टाइम बारो किए हुए थे कि साहब अभी एक चुनाव हो जाने दीजिए महाराष्ट्र में, इसके बाद हम लोग तय करेंगे। तो मोदी जी को लग रहा था कि अब तो हम भाई कर ही रहे हैं, लेकिन समय मिल गया। उस समय मिलने में कहा जाए इस हरियाणा की घटना ने उन्हें बहुत बूस्टअप कर दिया है। इस जीत ने बहुत उनका मनोबल बढ़ा दिया और उनका जी मनोबल बढ़ा, देखेंगे का मनोबल भी पीछे हट जाएगा। अब जो मोहन भागवत जी पुराने स्थिति में पहुंच जाएंगे, जैसे पहले वो मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोल पाते थे, अब यही स्थिति कम से कम महाराष्ट्र के चुनाव तक आप देखेंगे कि संघ का कोई बयान नहीं आएगा और आएगा भी तो जी बड़ा माइक। तो इससे निश्चित रूप से मोदी जी की ताकत बढ़ी है, वो पार्टी में भी बढ़ी है और ऊपर भी उसका असर होगा। और संघ के पार्टी के अलावा जो गठबंधन के सहयोगी लोग हैं, एनडीए में जो शामिल हैं, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। अभी तक ये चर्चा तो चल रही थी कि नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं या नायडू साहब अलग हो सकते हैं, अब इन पर भी दबाव बढ़ेगा। इन पर भी बात आएगी कि ये भी सोचिए कि जो मलाई मिल रही है उसे खाते रहो, अगर तुम निकाल दी हमको गठबंधन से अमरिंदर, तो वो अब सरकार भी नहीं गिर। तो जी ये दो तरफ का लाभ मोदी जी को हुआ है। जी अमरिंदर जी, अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव, जी इनके हरियाणा के चुनाव परिणामों का इन पे क्या असर पड़ सकता है, महाराष्ट्र और झारखंड, इस पे प्रकाश डाल। देखिए साहब, ऐसा है कि जो स्थिति हरियाणा की थी जी लगभग वही स्थिति अभी तक महाराष्ट्र की मानी जा रही है। जी जैसे हरियाणा में जा रहा था कि एक तरफा कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी अपने सबसे बुरे दौर की सीटें रहेंगी। कोई कह रहा था 10, कोई कह रहा था 15, कोई कह रहा था 20, 30 से ज्यादा कोई नहीं दे रहा था उसे। और कुछ जो हाँ ज्यादा कटु थे वो तो सिंगल सीट दे रहे थे, जी माने 1 से 9 के बीच। अब होगा क्या कि अब ये बात महाराष्ट्र में भी कही जाएगी कि भाई ठीक है आप मानते रहो, लेकिन जो हमने हरियाणा में किया है वही स्थिति हम महाराष्ट्र में भी कर देंगे। और वो कही जाने लगी है बात बीजेपी की ओर से कि महाराष्ट्र का चुनाव भी आप हवा हवाई बनाए हुए हैं, आपके पास जी कुछ नहीं है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस बनाए हुए थे कि हम जीत रहे हैं, वही आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, चुनाव नतीजे आएंगे तो हम ही जीतेंगे। अब यह है कि वहां की स्थिति में और हरियाणा की स्थिति में थोड़ा अंतर है और थोड़ा जी क्या कहिए कि वो एक निर्णायक अंतर है। तो जी जैसे हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा सीधा आमने सामने का मुकाबला था, जी यहां सिर्फ कांग्रेस लड़ रही थी। महाराष्ट्र में जो लड़ाई है वो कांग्रेस के बीच नहीं है सिर्फ, बल्कि वहां जी 3 पार्टियां और कांग्रेस वहां मजबूत तो होने के बावजूद जो पब्लिक परसेप्शन है उसमें सबसे कमजोर अभी साबित हो रही है। जैसे वहां जो चुनाव होना है वो शिवसेना एक प्रमुख दल है, जो कि उद्धव ठाकरे के नाम पर वहां बहुत सारे वोट पड़ने हैं। इसी तरह से शरद पवार साहब हैं जो, और ये दोनों पार्टियां टूटी भी है, शिवसेना टूटी है, शरद पवार की एनसीपी भी टूटी है और ये लोग कहिए तो अब उस पुरानी पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बावजूद जी इसके लोकसभा चुनावों में इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जी वहां जो चुनाव है वो बीजेपी को इन 3 लोगों से मिलकर, और कांग्रेस अभी भी आप देखें तो कांग्रेस जब सरकार में थी, शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां कांग्रेस बहुत नीचे तीसरे नंबर पर थी। जितने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे वो शिवसेना और एनसीपी के पास थे, कांग्रेस की जी इतने नुमाइंदगी की जो चर्चा हो रही थी क्योंकि कांग्रेस पीछे तीसरी श्रेणी पर ही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को बोलने का मौका मिला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इन दोनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। एनसीपी की 9 सीटें आई तो इनकी जो है और कम सीटें आई शिवसेना की, उद्धव ठाकरे गुट की, जबकि कांग्रेस वहां जो है 10 से ज्यादा सीटें, 12 या 14 सीट जीती। तो ये बात कही जाने लगी थी और इसीलिए कांग्रेस अब वहां मुख्यमंत्री के सवाल पर अलग रुख थोड़ा सा अख्तियार करती हुई दिख रही थी। और इसका जी तर्क ये था कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
लेकिन अब जो हार हुई है हरियाणा में, एक तरह से कांग्रेस फिर बैकफुट पर आ गई है, और बैकफुट नहीं बल्कि कई कदम पीछे गई है। अब लोग सलाह देने लगे हैं। शरद पवार तो गंभीर नेता हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शिवसेना के कम से कम 3 नेताओं ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। जी। संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, और एक और सज्जन है। उन 3 लोगों ने कहा है कि कांग्रेस को अब ये समझना चाहिए। और बल्कि राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि वो पहले बतला दे कि वो साथ मिलकर लड़ना चाहती है कि अलग होकर लड़ना चाहती है, यहां तक कह दिया है। इसका मतलब यह है कि जो वहां गठबंधन होना है, गठबंधन में लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई थी, वो नंबर 1 की पार्टी थी, शर्तें अपनी डिक्टेट करने की स्थिति में थी। अब वो स्थिति हरियाणा में हार के बाद खत्म हो गई है। वो उसे अब वो फिर से उस स्थिति में आ गई है जिस स्थिति में विधान माने पहले के सरकार बनाते समय उन लोगों में समझौता हुआ था। तो इसका असर हरियाणा, हम ये मानते हैं कि बीजेपी का मॉरल बूस्ट हुआ है, उसके वोट नहीं बढ़ने जा रहे हैं, तो बीजेपी का मनोबल बढ़ा है, उसको एक तर्क मिल गया है। लेकिन वहां केवल कांग्रेस से नहीं, 3 लोगों से मिलना है। और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा जैसी सारी चीजें फेल वहां नहीं होंगी, बल्कि वहां जैसा सोचा जा रहा है कि बीजेपी संकट में है, बीजेपी संकट में रहेगी। और ये जो गठजोड़ है, जैसे लोकसभा चुनावों में मिल करके उसने बीजेपी को बुरी तरीके से हराया, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी हराया। तो ये रही महाराष्ट्र की बात। लेकिन झारखंड पर इसका निश्चित तौर पर थोड़ा अलग असर पड़ेगा। झारखंड में कोई ये नहीं कह रहा है कि एक तरफा चुनाव है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिल करके, उसमें जुड़ी राजद भी शामिल होगी, लड़ेंगे लोग, इंडिया गठबंधन कह लीजिए। तो उधर भी जेडीयू और बीजेपी मिलकर लड़ रहे हैं, और दोनों के बीच ये नहीं कहा जा रहा है कि एक तरफा चुनाव है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक तरफा चुनाव नहीं है, मुकाबला कांटे का न हो, 19 और 21 का हो, तो भी हरियाणा की घटना ने मामला 20 और 21 का बना दिया है। तो सारी बढ़त के बावजूद इसका लाभ हो सकता है, हरियाणा की घटना का बीजेपी को झारखंड में मिल सकता है। महाराष्ट्र में तो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां अंतर बहुत ज्यादा है। जी। दिल्ली में भी चुनाव होना है कुछ महीने बाद। आम आदमी पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार हरियाणा में जमानत भी नहीं बचा पाए। बुरी तरह फ्लॉप रही आप और जीती हुई बाजी हारने वाली कांग्रेस में फिर से गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली के समीकरणों को आप किस तरह से देखते? देखिए सर, दिल्ली के समीकरण को लेके हम पहले से ही कह रहे, हमारा मानना अलग रहा है। जी। दिल्ली में जब दंगा हुआ था, तो दंगे के दौरान जो आपका कैडर है बिल्कुल नहीं निकला। आपकी सरकार सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कह के हाथ झाड़ लिया कि वहां पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, और जो भी करना है पुलिस को करना है। लेकिन सबको पता है कि सरकार नहीं है तो कैडर तो आपके पास था। आप अपने कैडर को, पार्टी को लगा सकते थे लोगों की मदद के लिए। लेकिन आपने वहां कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको माने आपको हमेशा से एक डर सताता रहता है कि जैसे कांग्रेस पर बीजेपी ने चेप दिया है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं, कहीं मेरे ऊपर, आपके ऊपर ये न तुष्टीकरण का आरोप लग जाए। इसलिए जहां कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है, भले मुस्लिम सही हो, वो मुस्लिम का पक्ष लेते हुए नहीं देखते। वो डर के मारे बैठ जाते हैं कि आदत में लग जाओ और हम हार न जाए। तो इस वजह से आप देखें तो दिल्ली का मुस्लिम बहुत ज्यादा नाराज है। वो हरियाणा चुनाव से पहले से नाराज है। हरियाणा चुनाव से मुस्लिम को कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखें, राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद जो माहौल बना है, उसमें न केवल दिल्ली, न केवल यूपी, बल्कि पूरे देश का मुसलमान कांग्रेस की ओर झुका है। और आज के तारीख में माने मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस है। अब होगा क्या, हरियाणा के चुनाव में दोनों कट हो गए हैं। आप कट हुई है कांग्रेस से, और कांग्रेस भी कट हुई है आपसे। कांग्रेस भी देखती है कि एक योजना के तहत आपको जेल से रिहा किया, मतलब आपके संयोजक केजरीवाल जी को जेल से रिहा किया गया। और यहां तक चर्चा है कि शर्तें तय थी
कि आप एक तो कांग्रेस से आप समझौते नहीं करेंगे और दूसरे हर जगह पर कैंडिडेट खड़ा करके प्रचार करेंगे और खास करके उन सीटों पर प्रचार करेंगे जो दिल्ली और पंजाब में लगी हुई है। वो सारे काम केजरीवाल साहब ने किए हैं। तो जो सद्भावना इंडिया गठबंधन के समय में थी, अब वो सद्भावना तो एटलीस्ट वोट को लेकर के कांग्रेस में भी नहीं रह गई है। अब होगा, आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और आप दोनों ने मिलकर लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। उसकी वजह क्या थी? यही मनों की जो दूरी थी, वो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए। न कांग्रेस का वोट आपको ट्रांसफर हो पाए, न आपका वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया। नतीजा ये निकला कि दोनों के दोनों हार गए, बीजेपी सभी 7 सीटें जीत गई। अब विधानसभा चुनाव में भी अगर समझौता होता है तो एक बार को गुंजाइश है कि मुस्लिम वोट में बिखराव नहीं होगा। अगर समझौता नहीं होता है तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट इस बार मैक्सिमम माने ज्यादा बड़ी तादाद में कांग्रेस की ओर जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आपको अपनी सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पर ये बड़ी चुनौती है। अब या तो मुस्लिम ये सोच ले कि भाई अगर हम कांग्रेस को वोट करेंगे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो मुस्लिम ये भी तो सोच सकता है कि इनकी सरकार रहने का फायदा भी क्या है। अगर हम मारे जा रहे थे दंगों के दौरान तो ये हमको बचाने तो नहीं आए। अगर ये बचाने नहीं आएंगे तो ये सरकार बना के भी हमारे लिए इनका क्या उपयोग है। तो हो सकता है इस बार वो कांग्रेस की ओर ही जाए, कांग्रेस हारे या जीते। नतीजा क्या निकलेगा? जैसे उन्होंने हरियाणा में किया है कि हर जगह कैंडिडेट खड़े कर दिए, उसी तरह से कांग्रेस यहाँ कैंडिडेट खड़ी करेगी और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। सीटें बहुत ज्यादा नहीं जीतेंगी, लेकिन इतने वोट जरूर कर देगी। वो 2% वोटों पर नहीं जीतेगी। कांग्रेस इस बार 10% कम से कम वोट पाएगी। तो अगर 10% वोट खरीदती है अपनी तरफ से तो देखिए बीजेपी हारे या जीते, दिल्ली में उसका रिकॉर्ड है कि 34-35% उसका वोट लगातार बना हुआ है। आज तो नहीं, कांग्रेस के जमाने से जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी चुनाव होता था तो 34-35% वोट पाती थी और वो कांग्रेस की ज्यादा होती थी या आप जो 30% के करीब वोट हासिल करती है। अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ गई, 10% 12% वोट खींच ली तो वो कांग्रेस जो भी वोट खींचेगी वो बीजेपी का वोट खींचेगी 34-35%। अगर आप कहीं आप वोट खींच दिया तो आपके लिए संकट खड़ा होगा। तो मुझे लगता यह है कि अगर आप की सरकार यहाँ चली जाती है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। उनका जो कार्य है और जो प्रणाली रही है काम करने की। अब ये है कि हो सकता है कि कुछ विवादों जैसे अभी जो है वो बंगला सील कर दिया गया है। अभी आपने खबर देखा होगा कि बंगला जो है केजरीवाल का सील कर दिया गया है। तो अगर बीजेपी ऐसे ही कुछ जो है काम करने लगेगी तब आप समझिए कि केजरीवाल के प्रति सिंपैथी होगी और केजरीवाल की सरकार बचा पाएंगे। वरना इस बार वो 67 और 63 सीटें नहीं पाने रहे हैं। इस बार जीतेंगे भी तो बड़ा मुश्किल से जीतेंगे। और अगर कांग्रेस ने से लड़ दिया तो वो सरकार बनने पर आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई। समय की सीमा का ख्याल रखते हुए आप इस डिबेट को विराम देने जाते हैं, इसको निष्कर्ष रूप में लेते हैं। हरियाणा के चुनाव परिणामों का इंडिया गठबंधन, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव तथा बीजेपी व संघ के परस्पर संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव आपने बाखूबी बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर दावेदारी कमजोर पड़ गई। वहीं बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाने में काफी दिक्कतें आई। साथ ही वहां भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन से है। इसी तरह झारखंड में यदि इंडिया गठबंधन ने समझदारी से काम नहीं लिया तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली में भी बीजेपी के मुकाबले बीजेपी से मुकाबले के साथ आप और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करना होगा। इस वीडियो में
बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे राजनीति के नए समीकरणों की व्याख्या लेकर। नमस्कार।